Now, moving on with the next example that we have is a program to count number of vowels एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पर अभी तक जो हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, सिंपल स्ट्रिंग के ऑपरेशंस थे, प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एज सच कुछ हमने चेकिंग परफॉर्म नहीं किया है। मतलब अगर हमने यहाँ पे कन्वर्जन भी किया तो सिर्फ उसके केस को चेंज किया। एक्चुअली में कैरेक्टर क्या है, उस पे क्या वर्किंग होनी चाहिए, अगर ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो फिर वहां पे प्री डिफाइंड फंक्शंस काम नहीं करते हैं। उसके लिए फिर हमें सेम वही स्टार्ट से लेके एंड तक का लूप चलाना है और वन बाय वन कैरेक्टर्स पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्विच केस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से हम यहाँ पे इफ को काम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो प्रोग्राम है उसमें string.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं प्रोग्राम के अंदर strlen नाम के फंक्शन को काम में लेने वाली हूँ। हालांकि सिर्फ CMP के केस में हमारे पास में प्रॉब्लम आती है, CMP एंड CMPI के केस में, लेकिन बाकी सब में इंक्लूड कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी और प्रैक्टिकल के टाइम पे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हेडर फाइल stdio conaio और उसके बाद string.h followed by void main which indicates the start of our program। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूजर से एक सेंटेंस या एक वर्ड का इनपुट लेना है, उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का काउंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है str नेम का, जिसका साइज मैंने यहाँ पे 30 सेट किया है, which means it can accept 29 characters and 1 remains for null character। अब यहाँ पे क्योंकि वन बाय वन कैरेक्टर को मुझे काउंट करना है, मतलब चेक करना है, तो यहाँ पे मुझे लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो आई एक काउंटर वेरिएबल के तौर पे मैंने क्रिएट किया है और वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का काउंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे वी नाम का वेरिएबल एक क्रिएट कर लिया है, जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब जैसे जैसे वॉवल्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे इस वी के अंदर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब बाय डिफॉल्ट गार्बेज रहता है इनके अंदर, तो गार्बेज में इंक्रीमेंट होने का तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने 0 से इसको इनिशियलाइज कर दिया है। फॉलोड बाय CLR STR। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे printf की हेल्प से मैंने सिंपली एक मैसेज दिया है, दैट इज एंटर अ स्ट्रिंग, और गेट्स की हेल्प से यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा उसे मैंने str के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब यहाँ पे हमें कब तक का लूप चलाना है, जब तक हमें /0 नहीं मिल जाता तब तक। अब हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में यूजर ने कितना डेटा इनपुट किया है, तो हम फिक्स काउंट यहाँ पे नहीं बता सकते। या तो पहले आप लूप चला के लेंथ को कैलकुलेट करिए कि हाँ यहाँ तक यहाँ तक का लूप चलाना है, या फिर str ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर तक का लूप चलाइए, वो भी काम करता है। या फिर अब हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आ रहा है, दैट इज टू यूज दी strlen फंक्शन। strlen फंक्शन में अगर हम हमारे कैरेक्टर एरे का नेम लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये सिर्फ उतने कैरेक्टर्स का काउंट देता है जो कि एक्चुअली में लॉजिकली करेक्ट है। मतलब /0 से पहले तक के जितने भी कैरेक्टर्स है उनका ये टोटल काउंट हमें रिटर्न करता है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में अजमेर एज अ स्ट्रिंग इनपुट किया है, उसमें मुझे कॉन्सोनेंट्स और वोवल का काउंट निकालना है, तो अजमेर का लेंथ कितना आएगा हमारे पास में, 5 लेंथ आएगा, AJMENR। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3 और 4 तक हमारा इंडेक्सिंग होगा, यानी कि टोटल लेंथ हमारी 5 आई है और इससे लेस देन यानी कि 4 तक का हमें लूप चलाना है। तो I is equals to 0 and I is less than strlen of str, which means 0 से लेके 4 तक इंडेक्स तक का हमारा लूप चलने वाला है। सो दिस इज द अनदर वे ऑफ यूजिंग दी स्ट्रिंग फंक्शन, एक लूप की हेल्प से कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए। तो आपके पास में 3 ऑप्शंस है अब लेंथ के रिगार्डिंग। चाहे तो आप प्री डिफाइंड फंक्शन काम में ले लीजिए, या फिर लूप चला के सिंगल लाइन फॉर लूप की हेल्प से आप लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे str ऑफ i नॉट इक्वल्स टू /0 यूज करके भी लूपिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। आइदर ऑफ द 3 वेज, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको इजीली समझ में आए, आप वो काम में ले सकते हैं। तीनों का काम एक ही है, एट अ टाइम हमें एक कैरेक्टर को सर्च करके काम करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में i की जो करंट वैल्यू रहेगी दैट विल बी 0।
तो अब जैसे जैसे हम कैरेक्टर्स को एक्सेस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें चेक करते रहना है दैट दे आर वॉवल्स और नॉट। अगर वॉवल्स की बात करते हैं तो कैपिटल ए ई आई ओ यू और स्मॉल ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट्स के केस में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम उनके लिए इतनी सारी कंडीशन नहीं लिख सकते, लेकिन वॉवल्स का टोटल काउंट सिर्फ 10 ही है, तो 10 के केस में यहाँ पे सक्सेसफुली काम किया जा सकता है। 10 कंडीशंस इजीली मेंशन की जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है इफ str ऑफ i इक्वल्स टू कैपिटल A। नाउ str ऑफ i तो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, डबल कोट्स में सारा डेटा जा रहा है गेट्स की हेल्प से, लेकिन a जो है इट इज अ सिंपल कैरेक्टर, तो ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा। अब इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है अगर वो कैपिटल A के इक्वल है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पे अब यहाँ पे क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो उस कंडीशन के ट्रू होने पर मैंने v वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है, विच मीन्स मुझे पहला वॉवल मिल गया है। अब सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस एज वेल। कैपिटल ए की इक्वल नहीं है और str ऑफ i इक्वल्स टू स्मॉल a और इक्वल्स टू कैपिटल E और स्मॉल e और कैपिटल I और स्मॉल I और कैपिटल O और स्मॉल o और कैपिटल U एंड स्मॉल u। अगर इन 10 कंडीशंस में से कोई सा भी एक कंडीशन हमारा ट्रू हो जाए तो लॉजिकल और ये कहता है दोनों कंडीशन ट्रू हो या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, आंसर विल बी ट्रू। तो किसी भी तरीके का कैरेक्टर मैचिंग अगर हो जाता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ में, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होने पर बार बार वी के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। एज आई सेड, लेट्स कंसिडर कि अजमेर एज अ स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे इनपुट किया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है विच इज स्मॉल a, ये इसके इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन ये str ऑफ i, str का 0 इंडेक्स स्मॉल a के डेफिनेटली इक्वल है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, बाकी सारी चीजें चेक ही नहीं होंगी और इस इफ की कंडीशन के ट्रू होने पर v के अंदर इंक्रीमेंट, यानी कि इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। उसके बाद सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, आई का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 1, यानी कि अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है यानी कि जे को हम सारी चीजों से मैच करवाने वाले हैं। तो जे तो किसी भी कैरेक्टर से यहाँ पे मैच नहीं करता, तो ये वी एज इट इज ही रहेगा। आई के अंदर इंक्रीमेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर चेक होगा दैट इज एम। अब एम भी किसी भी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा, वो किसी भी कैरेक्टर के बराबर नहीं है, तो फिर से वी एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आई के अंदर इंक्रीमेंट, अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास में ई आ रहा है, तो ई इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है, पर इसके डेफिनेटली इक्वल है, दैट इज स्मॉल ई। तो अब यहाँ पे वी के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगा बिकॉज कंडीशन इज ट्रू, फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब लास्ट कैरेक्टर चेक होगा दैट इज आर, और आर किसी भी कैरेक्टर के जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर से वी एज इट इज रहेगा, नो चेंज। अब यहाँ पे हम 0 से लेके 4 तक का लूप एग्जीक्यूट कर चुके हैं, पूरी स्ट्रिंग को हमने एक्सेस कर लिया। अब सिंपली करवाना क्या है, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का काउंट प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट एफ काउंट ऑफ वॉवल्स %d, v। अब यहाँ पे मेरे पास में टोटल लेंथ 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से 2 कैरेक्टर्स तो यहाँ पे मेरे वॉवल हैं, तो यहाँ पे 2 मेरे पास में डेटा प्रिंट हो जाएगा, काउंट ऑफ वॉवल्स :2। अब अगर मैं टोटल लेंथ में से इस वॉवल के काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास में कॉन्सोनेंट्स का काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एल्स को यूज करके कॉन्सोनेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करके उसमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। टाइम भी कंज्यूम होगा, मेमोरी भी कंज्यूम होगी, प्रोग्राम भी हमारा धीरे चलेगा। तो जब हमारे पास में ऑप्शन है कि बिना वेरिएबल को यूज किए, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को यूज किए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इफ के साथ में एल्स को काम में लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है मेरा /n काउंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है %d, ठीक है। अब %d के बाद मुझे क्या करना है, टोटल जो मेरी लेंथ है उस टोटल लेंथ में से मुझे वॉवल के काउंट को माइनस कर देना है। तो str len की हेल्प से हम टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो str len ऑफ str है ये 5 हमें रिटर्न करेगा।
5 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास में 3 आ जाएगा और वही है मेरे पास में कॉन्सोनेंट्स का एक्चुअल काउंट। तो ये सेम चीज हमने सिंपल 1D एरे के केस में इम्प्लीमेंट करी थी, जहाँ पे हमने इवन और ऑड का काउंट निकाला था। तो सिर्फ इवन को कैलकुलेट किया था और टोटल में से इवन को सब्ट्रैक्ट करके ऑड का काउंट निकल गया था। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया है। एक चीज को मैंने फाइंड आउट किया है और उसके बेसिस पे मैंने टोटल लेंथ में से इस काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी विल गेट द सेकंड रिजल्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको थोड़ा सा और चेंज इम्प्लीमेंट करना है। चेंज का मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो रही हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सिंटेक्स वाइज, तो इसको और इजी कर सकते हैं। और इजी कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन लोअर केस में या अपर केस में, एज यू विश, दोनों में से किसी एक केस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब जब पूरा स्ट्रिंग हमारा अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है, तो या तो सारे कैरेक्टर्स अपर केस में होंगे या तो लोअर केस में होंगे। सो आउट ऑफ द 10 पॉसिबिलिटीज हमें सिर्फ 5 कंडीशंस को मेंशन करना होगा। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैंने str लोअर फंक्शन को काम में लिया है और स्ट्रिंग को कंप्लीटली मैंने लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये जो कैपिटल ए है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कैपिटल ई की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ एंड स्मॉल यू, इन 5 कंडीशंस को यूज करके ही हमारा काम हो जाएगा। तो सेम प्रोग्राम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज। आपको जो तरीका इजी लगता है, जैसे आपको समझ में आता है, आप वैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंप्लीटली लोअर में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो सिर्फ 5 ही कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, कैपिटल को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर अपर को काम में लिया है तो सिर्फ अपर वाले कंडीशंस मेंशन करिए, लोअर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और नहीं करना ये पार्ट तो रहने दीजिए, डायरेक्टली सारे कंडीशंस मेंशन कर दीजिए, वैसे भी ये काम करेगा। So that's how you can calculate the total number of vowels and consonants in a string. अब इस एग्जाम्पल में किसी भी स्टेप में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन ना, next program that we have is to check that string is palindrome or not. अब पैलिंड्रोम का कंसेप्ट हम लोगों ने सिंपल नंबर्स और लूप्स के केस में इम्प्लीमेंट किया था, जहाँ पे हम क्या कहते थे, पैलिंड्रोम यानी कि ऐसे नंबर्स जहाँ पे उल्टा सीधा एक बराबर हो। मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट रीड करूं या राइट टू लेफ्ट रीड करूं, दोनों में हमारा इंटरप्रिटेशन सेम ही होने वाला है। यहाँ से भी 121 ही रीड करेंगे और अगर रिवर्स ऑर्डर में रीड करें तो वो भी 121 ही। अब यहाँ पे सेम कंसेप्ट है, बस हम नंबर्स पे नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है सिविक। सिविक को अगर मैं लेफ्ट टू राइट रीड करूं या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करूं, दोनों केसेस में कैरेक्टर्स सेम ही आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे रेडार एज अ वर्ड लिखती हूँ तो लेफ्ट टू राइट भी ये सेम रीड होगा और राइट टू लेफ्ट भी सेम रीड होगा। सेम गोज फॉर मलयालम एज वेल। मलयालम का भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम रीड करते हैं। अगर इसको चेंज करके हम यहाँ पे कोई और वर्ड ले ले, सपोज अगर मॉम भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट वो सेम ही रीड करने वाला है। सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स। तो अब हमें ये चेक करना है कि यूजर ने जो हमें इनपुट किया है वो एक्चुअली में पैलिंड्रोम है या नहीं। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग तो सीधा होना चाहिए क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, और एक स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। जब दोनों केसेस सेम हो जाते हैं तब जाके वो पैलिंड्रोमिक नंबर या पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन को काम में लेना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट इज मेन। अब दो स्ट्रिंग्स को मुझे यहाँ पे कंपेयर नहीं करवाना है, मेरे पास में एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर एक के अंदर ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी और एक के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग होगी। तो इसीलिए दो कैरेक्टर एरेज मैंने क्रिएट किए हैं, str1 एंड str2। दोनों का साइज मैंने 30 एंड 30 सेट किया है, विच मीन्स दे कैन होल्ड 29 कैरेक्टर्स एंड 1 इज फॉर /0। अब यहाँ पे मुझे लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी है दोनों एरेज के ऊपर। तो i और j वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है और j को मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है। क्यों इनिशियलाइज करवाया है वो हम आगे लूप के अंदर देखेंगे।
followed by CLR SCR. Next is printf, enter first string, enter first string, enter string, enter a word, मैसेज कुछ भी हो सकता है. गेट्स की हेल्प से यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा वो मैंने str1 के अंदर स्टोर करवा लिया. ना अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग्स को रिवर्स ऑर्डर में काम करवाना है. तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एंड से लेके 0 तक का लूप चलाओ और 1 बाय 1 कैरेक्टर को असाइन करवाओ, या फिर डायरेक्टली आप कॉपी करवा के भी कंपेयर करवा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, विदाउट यूजिंग strcpy फंक्शन मैंने एक स्ट्रिंग के डेटा को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी किया है. चाहे तो आप strcpy भी काम में ले सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले I is equals to 0. ओके, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हमें सबसे पहले स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में करना है. तो रिवर्स ऑर्डर के लिए पहले स्ट्रिंग एग्जिस्ट तो करनी चाहिए. अभी तो हमारे पास में सिर्फ एक ही के अंदर एक्चुअल डेटा है, दूसरे के अंदर हमें असाइन करवाना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे सिंपली उसके लिए लूप चलाया है, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 str1 ऑफ i नॉट इक्वल्स टू /0 एंड i प्लस प्लस. तो स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब /0 से पहले तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हम उन्हें एक्सेस करने वाले हैं और str2 के अंदर असाइन करवाने वाले हैं. अब str2 की इंडेक्सिंग भी 0 से ही स्टार्ट होती है, तो मैंने j को ऑलरेडी पहले 0 से इनिशियलाइज कर रखा है. तो फर्स्ट का 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो इसके 0 इंडेक्स पे आ जाएगा. अब हमें करना क्या है, j के अंदर भी इंक्रीमेंट करना है और i के अंदर भी इंक्रीमेंट करना है. तो मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिखा है दोनों चीजों को, एक फॉर का पार्ट है और एक अलग स्टेटमेंट में. तो चाहे तो आप कंबाइन करके दोनों को कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, और एल्स यू कैन राइट इट एग्जैक्टली द वे आई हैव रिटन इन द प्रोग्राम. तो j प्लस प्लस की हेल्प से क्या होगा, j अब इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, i भी इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा. अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर इधर कॉपी हो जाएगा, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन एंड सो ऑन अप टिल जितना भी कैरेक्टर्स हमें गिवन है. अब एंड में स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए हमें /0 ऐड करना पड़ता है. तो str2 ऑफ j इज इक्वल्स टू /0. अब इस पॉइंट पर आकर स्ट्रिंग 1 के अंदर जो डेटा है एक्चुअल में वही डेटा स्ट्रिंग 2 के अंदर भी प्रेजेंट है, यानी कि स्ट्रिंग हमारी सक्सेसफुली कॉपी हो गई है. अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों चीजों को हमें सिर्फ कंपेयर करवाना है. So with the help of strcmp function, we can compare the two strings. If strcmp str1, str2 is equals to 0, यानी कि दोनों में सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली में सेम है. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्टकट यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो मैंने नेक्स्ट के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया है. देखिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है इट इज ऑलमोस्ट सेम, तो यहाँ पर हमें रिवर्स करके इम्प्लीमेंट करना है. आप यहाँ पे strrav फंक्शन को काम में ले सकते हैं और फिर हमारा काम हो जाएगा. तो अब इस स्ट्रिंग 1 के अंदर लेट्स से आई हैव रिटन अजमेर, और str2 को रिवर्स करने पे हमारे पास में आएगा remja. अब ये दो स्ट्रिंग्स को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो होगा क्या, फर्स्ट नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स को फाइंड आउट किया जाएगा, यानी कि a और r दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इट विल बी नॉट इक्वल्स टू 0. तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, एल्स में आएंगे %s इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, और str1 यानी कि अजमेर को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रिंग ये है हमारी, ये तो रिवर्स ऑर्डर में है. लेकिन मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे सपोज मॉम जैसा कोई वर्ड इनपुट किया होता, तो रिवर्स करने पे भी हमारे पास में यही आएगा. तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, और उस 0 के केस में कंडीशन ट्रू होगी और ये वाला मैसेज हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा. So that's how you can compare the two strings and check whether they are valid or not, which means palindrome or not. अब यहाँ पे जो मैंने अलग अलग लूप चलाए हैं, आप यहाँ पे उसको कुछ इस तरीके से भी काम में ले सकते थे. strcpy str1, str2, तो जितना भी डेटा हमारे पास में, सॉरी, यहाँ पे जितना भी डेटा हमारे पास में फर्स्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो सेकंड के अंदर चला जाएगा, और अब फिर रिवर्स करके आप उसको चेक कर सकते हैं. तो ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे लूप मेंशन किया है, इसका शॉर्टकट हमारे पास में मेंशन है, strcpy फंक्शन है प्री डिफाइंड. तो आप उसको काम में लेके डेटा को पहले कॉपी कर लीजिए और फिर डायरेक्टली यहाँ पे रिवर्स करके काम आप करवा सकते हैं.
अब यहाँ पे एक और चीज भी है, डेटा को असाइन करवाने के बाद आप यहाँ पे str भी काम में ले सकते हैं और str2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसे फंक्शन को काम में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फंक्शन को काम में लेने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी वो कंपेयर हो जाएगा। अब ये जो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, इट इज यूजिंग द टू डिफरेंट कैरेक्टर एरेज। अब इसका एक और तरीका भी है, बिना किसी दूसरे कैरेक्टर एरे को काम में लिए। हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, हमें उसको रिवर्स स्ट्रिंग से कंपेयर करवाना है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारी str1 के अंदर, और रिवर्स के लिए तो strarray भी फंक्शन है ही। तो अगर ओरिजिनल को और रिवर्स को कंपेयर करवाने पर हमारे पास में डिफरेंस 0 आ जाता है, तो भी तो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम ही है। तो अगर आप चाहें तो बिना किसी दूसरे कैरेक्टर एरे को यूज किए भी यहाँ पे रिवर्स वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल एंड रिवर्स विल बी इक्वल, डिफरेंस विल बी 0, ये कंडीशन ट्रू पैलिंड्रोम। अगर ओरिजिनल और रिवर्स आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होगा, एल्स में आ जाएंगे, एंड नॉट पैलिंड्रोम हमारे पास में मैसेज आ जाएगा, followed by get ch. So a single program can be implemented in various ways. कॉपी करके फिर कंपेयर करवाइए आप, या फिर आप यहाँ पे रिवर्स करवा के डायरेक्टली फंक्शन को काम में ले लीजिए, या फिर आप दूसरा कैरेक्टर एरे क्रिएट ही मत करिए, पहले को यूज करके ही आप काम करवा सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से स्टार्टिंग से कहते हूँ, अ सिंगल प्रोग्राम कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज। तो आज के दोनों एग्जाम्पल हमारे वैसे ही हैं। अब एक बारी मैं इस प्रोग्राम को कल आपको एग्जीक्यूट करके बता दूंगी दोबारा से, बिकॉज आज की क्लास का हमारा टाइम ओवर हो गया है। किसी को इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन रह गई हो तो एक बारी आप इसको तीनों तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखना, जो जो मैंने बताए हैं। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, देन लेट मी नो इन टुमारो सेशन। बाकी इसका एग्जीक्यूशन हम एक बार कल ही देखेंगे, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।